दूसरी बात यह कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो समझौता किया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प उससे बेहतर कैसे करके जा रहे हैं। तो उन्हें जवाब देना होगा अमेरिकन जनता को, अमेरिकन टैक्स पेयर को, कि इतना लड़ाई में उलझाने के बाद में जब आप लौटे हैं तो ओबामा ने जो किया था उससे बेटर क्या है। नहीं है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास इन सब चीजों का जवाब नहीं है। और सवाल बहुत सारे हैं कि उनके बयानों से जो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन ऊपर नीचे हो जाते थे, फायदा किसको हुआ है। तो इन सब चीजों के जवाब नहीं है उनके पास, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास नहीं है। इसलिए वो कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि वो जाके अपना चेहरा दिखा सकें कि मैं हार के नहीं आया हूं, मैं जीत के आया हूं। हम्म। और इसीलिए कभी कभी जब अमेरिकन जनता पूछती है आपने इतना रुपया बर्बाद किया, तो वो कहते हैं कि हम इस रुपयों को टोल लगा के हॉर्मुज में वसूल करेंगे, या मिडल ईस्ट के जो बाकी देश हैं वो हमें पैसा देंगे। मतलब पूरी अमेरिकन जनता जान रही है हम्म। कि यह व्यक्ति हमें बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। हम्म। और बिल्कुल ठीक कहा, खासकर अमीन साहब ने एक खास बात कही थी। जी। इतिहास वाकई अपने आप को दोहराता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लगभग ऐसी ही सिचुएशन थी, तो ये दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। आपको क्या लगता है कि गाजा में 70,000 लोग मारने के बाद में वो लोग एकदम इतिहास या तवारीख उन्हें माफ कर देगी? कभी नहीं करेगी। ईरान में जो 4-5 हजार लोग उन्हें मार चुके हैं अमेरिकन जो फोर्सेस हैं बम्बार्डमेंट से, क्या लगता है कि इतिहास उन्हें माफ करेगा? नहीं करेगा। ये यही है साम्राज्यवाद, यही हम्म। नियो जो नव उपनिवेशवाद नहीं, है, पर वो साम्राज्य यही। कब चकनाचूर हो जाए इसमें भी और समय नहीं जी, लगता तेजावत सर। इफ़ यू एग्री ऑन दिस। जी बिल्कुल। मैं इसके साथ साथ असलम जी से एक सवाल करना चाहूँगी। एक नई सीरीज लॉन्च कर देने के साथ अमेरिका अगर कोशिश भी करे, क्योंकि कई दफ़ा बात हो चुकी है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर ईरान पर अमेरिका करता है, उसका भी एक अलग जो फ़ायदा है वो होगा अमेरिका को ऑन अ परस्पेक्टिव, जिसमें एयर स्ट्राइक्स को हटाएं तो बूट्स ऑन ग्राउंड उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन क्या अभी की सिचुएशन में ये रिफ्यूलिंग, ये पूरा पैमाना, ये रिपोर्ट्स, ये दावे कुछ बड़ा पक रहा है क्या? जी नमस्कार रितु मैडम। मैं आपका वाकई दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने पैनलिस्ट इतने अच्छे सिलेक्ट किए हैं कि मैं इन सब को वाकई इनके लिए मैं दुआ देता हूं। इतने अच्छे से और नहायत ही खूबसूरती से आपने सच्चाई को बयान किया। मेरे तमाम भाइयों को मैं दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। देखिए, बिल्कुल सही कहा तमाम पैनलिस्ट ने कि अमेरिका ने जो जुर्म किया है, जो गुनाह किया है, इसे तारीख माफ़ नहीं करेगी, हिस्ट्री माफ़ नहीं करेगी। हमारे सबसे हमसे पहले जिन्होंने बात कही, बहुत ही अच्छी आवाज़ भी इनकी है और बहुत सलीके से उन्होंने बात को पेश किया कि आप देखिए अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, बमबारी करेंगे तो वो लोग सरेंडर कर देंगे। मैं ईरानियों के घर में जा चुका हूँ, ईरानियों को करीब से जानता हूँ। कई हज़ार ईरानी मेरे दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया की सबसे ज़िद्दी कौम है, अडमेंट जिसे आप कहते हैं। हम्म। ईरानी कौम, मुझे प्लीज़ 2 मिनट का मौका दीजिएगा मैडम। प्लीज प्लीज मैं बहुत प्लीज, हाँ इम्पोर्टेंट प्लीज कंप्लीट। इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपके इतने अच्छे चैनल पे। और मैं सबसे ज़्यादा आप ही के चैनल पे आता भी हूँ मैडम, जैसा कि शुक्रिया आपने शुक्रिया। देखा होगा। आपके साथ भी मैं बहुत से प्रोग्राम में रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ख्वाब देख रहा है अमेरिका के, हम अगर अटैक करेंगे 1,000 नहीं 1,00,000 बार भी वो ईरान पर अटैक कर लें, लेकिन ये वो कौम है जो सरेंडर करने वाली नहीं है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात हो रही है, अमेरिका तो उसको भूल जाए। और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर वो ईरान में घुसा तो ईरान जो है उसके फौजियों के लिए कब्रगाह और कब्रिस्तान बन जाएगा। लिहाजा वो तो सोच नहीं सकता है। जहाँ तक रिफ्यूलिंग सेंटर की तब्दीली की बात है, उसकी वजह यही है, जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि ईरान जहाँ जहाँ भी अमेरिकन रिफ्यूलिंग जेट पाए जा रहे हैं गल्फ में, ईरान वहाँ पर अटैक कर रहा है और बहुत से इनके इस तरह के जहाज को वो नुकसान पहुंचा चुका है। इसलिए ये इजराइल जा रहे हैं। ये खुद इस बात की दलील है कि ईरान ने इन्हें कितना परेशान कर रखा है कि इन्हें कहीं पर जो है पनाह नहीं मिल रही है। आप देखिए मैडम, इनके बहुत से अमेरिकन फौजी जो है कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सारे बेसिस जो हैं वो सेफ नहीं है इनके लिए।
हर तरफ ईरान की मिसाइलों की वर्षा और बारिश हो रही है। अभी इंडिया में हर जगह बारिश है, और वहाँ भी अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो है जो बारिश हो रही है, इससे अमेरिका जो है परेशान हो गया है। मैं एक आखिरी बात कह दूं, आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं रहता है। जी। ईरान के एक बहुत बड़े कमांडर हैं, उनका नाम है जनरल इब्राहिम जब्बारी। शायद आप उनको देखिएगा तो बहुत बड़ा नाम है जनरल इब्राहिम जब्बारी का। उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए कि अभी हमारे जो बहुत से अहम असलहे हैं, वेपन्स हैं, हमने अभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है। शायद उनका इशारा, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, शायद उनका इशारा आईसीबीएम की तरफ हो नहीं, पर कि इसके अगर पीछे की ये कारण क्या भी है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका हो या ईरान हो, चाहते क्या है? जंग की जो ये इस वक्त हालात बनी हुई है, तस्वीर जो बनी हुई है, वो हम ही सब जान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों को पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में होने क्या वाला है। और ये जो बड़ा प्रश्न है कि क्या ये री एस्केलेट होगा, ये भी इसी का जवाब रहेगा। यूके देवनाथ सर, अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पूछूं तो इजराइल में ये रिफ्यूलिंग का जो पूरा मामला, पूरा माजरा सामने आता है, जिसमें अभी बताया जा रहा है पहले से ही मौजूद थी, अब फिर से रिफ्यूलिंग की तस्वीर, ये पूरा एक तरह से पैमाना रेडी करना, ये तैयारी तो नहीं है अंदर खाने अमेरिका की? जब अमेरिकन वॉर प्लेन जीसीसी कंट्री से टेक ऑफ करते हैं ईरान के लिए, चाहे वो टेक ऑफ कुवैत से करें, बहरीन से करें, यूएई सऊदी से टेक ऑफ करें, तो टेक ऑफ करके वो ईरान में जाके बॉम्ब गिराकर वापस आ सकते हैं। इतना इंटरनल फ्यूल अमेरिका के जो F-16 हैं, F-18 हैं, F-35 हैं, उसमें होता है। एक टिपिकल फाइटर विमान, जैसे मैं अपने करियर में लास्ट में MiG-23 उड़ाया, एक टिपिकल फाइटर विमान जब 4, 6 या 8 बॉम्ब्स को लेके जाता है, तो उसके अंदर जो अंदरूनी फ्यूल होता है, इंटरनल फ्यूल, और ड्रॉप टैंक्स में वो करीबन 600 किलोमीटर तक जाके बॉम्ब गिरा के वापस आ सकता है। लेकिन जैसे अगर एक बॉम्बर को या फाइटर विमान को अमेरिका ईरान से लॉन्च करता है इजराइल के लिए, अगर एक बॉम्बर विमान को अमेरिका इजराइल से लॉन्च करता है ईरान के लिए, तो वन वे जो है 1800 किलोमीटर है। तो उस फाइटर विमान को इजराइल से टेक ऑफ करने के बाद सीरिया के आसमान के ऊपर या इराक के आसमान के ऊपर रिफ्यूल करना पड़ता है, फिर वो अग्रसर होता है ईरान के टारगेट की तरफ। और ईरान के ऊपर फायर करने के बाद जब वो लौट रहा होता है इजराइल की तरफ, तो फिर से उसको सीरिया के आसमान के ऊपर हुक कॉल ना हो सर, आसमान के आप ऊपर ये रिफ्यूल पूरा कर। समझा तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुक कॉल हो, अमेरिका करना कुछ चाह रहा हो, दिखा कुछ रहा हो, कोई गुंजाइश है इसकी? हाँ, देखिए, इस तरह के बड़े पैमाने के असले बारूद तब भी जमा किए जाते हैं, एसेट्स तब भी जमा किए जाते हैं, जब आप दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव डालना चाहते हैं। आप दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितने हवाई जहाज हैं, इतने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, इतने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं। ऐसा दिखाकर आप दुश्मन को बताना चाहते हैं कि दुश्मन, तुम युद्ध में हमसे जीत नहीं पाते, जीत नहीं पाओगे, बातचीत के लिए चुपचाप टेबल पर आके अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ। जी साथ ही मेरा सवाल, अभी और भी मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तेजावत जी आप ही से एक प्रश्न कर लेती हूँ। ये सीधे सीधे जो कोट अनकोट अगर मैं कहूँ एक जंगी इरादे को लेकर जो पर्सपेक्टिव सामने आता है, ईरान विक्टिम प्ले करते करते न जाने कब ऐसा एक मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहाँ ईरान को लेकर के सिंपैथी नहीं, उसके साथ देश खड़े नजर आए। अब वो बैक हिस्ट्री में जो भी रहा हो, जो भी तस्वीर रही हो, ईरान की तरफ से जो भी वहाँ पर लोगों को लेकर रुख रहा हो, वहाँ पर जो भी विरोध रहे हों, लेकिन एक कंडीशन जहाँ एस्केलेट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने, अगर ये दोनों ने साझा तौर पर एक हमला किया, उसका ये क्या डेंट मिल रहा है अमेरिका को? देखिए रितु जी, अभी बिल्कुल आपका बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है, और बात यह है कि अभी इजराइल हमले नहीं कर रहा है और ईरान भी उसका उस तरीके से नहीं जवाब दे रहा है। इसका कारण ये कि शायद
ईरान ये चाहता है कि इजराइल भी इसमें पूरी तरह से ना कूदें और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर ना चले। दूसरी बात ये कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप्स है वहां पर। अगर वो वहां नहीं होते हैं तो लड़ाई की वजह ही खत्म हो जाती है। तो जो जिसने दर्द दिया है दवा भी वही दे सकता है। मतलब ये है कि अगर अमेरिका इसकी वजह है तो जब अमेरिकन वॉरशिप्स वहां से चले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अमेरिका इस समय जिस तरीके से बम्बार्डमेंट कर रहा है, अचानक से पैनिक पैदा करता है, फिर शांत हो जाता है, फिर किसी समय एमओयू का नाटक चलता है, फिर ये होता है, तो ये एक खास तरीके की स्ट्रेटजी है जिसमें वो ये चाहता है कि ईरान को थकाया जाए। और ईरान के जो इंटरनल जो वहाँ का जो शासन का जो ढांचा है उसमें इस तरीके का है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न स्टाइल की डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, और क्योंकि ये रिलीजियस बेस्ड हैं जो कि कुछ मिडाइवल एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ईरान के अंदर का ढांचा एक अलग तरह से है। तो उस पेशोपेश में अमेरिका उसका फायदा उठाना चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें समझनी होगी। और यहाँ शुद्ध रूप से ये हमें समझना होगा कि यहाँ कुछ लोगों के हित हैं, इसके कारण अमेरिकन वॉरशिप्स वहां पर हैं, और ईरान जो है वो इस पूरे ही वेस्ट एशिया में एक प्रोटेस्ट की आवाज है जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। नहीं तो ईरान को तो लेना देना ही क्या है, उसकी तो सीमाएं तक इजराइल से नहीं मिलती है। मतलब इसका हुआ कि कहीं ना कहीं जो 79 की क्रांति के बाद में जो उनके जो मूल सिद्धांत रहे हैं उसी पे सरकार आज भी टिकी हुई है। और ये जो लड़ाई थी ईरान और अमेरिका की, ये उसी दिन से तय हो गई थी जब अयतुल्ला खामनेई साहब सत्ता में आए थे। तो इसे ये एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे हमें मानना पड़ेगा। जी ऋतु जी। सुधाकर सर, एक प्रश्न आपसे मेरा। अभी स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि इसराइल में एक जो सुरक्षा कवच को लेकर, आयरन डोम को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन ईरान ने बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए, सिर्फ और सिर्फ हर हमले का जवाब देकर एक कॉन्फिडेंट रवैया दिखा दिया है कि रेबेलिस नेचर नहीं चाहिए, डेटरेंस और यहाँ पर सीधे तौर पर एक बचाव करने की क्षमता के तहत भी आप जंग जीत सकते हैं, एटलीस्ट फॉर दिस सिचुएशन। देखो रितु, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। इसका जवाब देने से पहले अगर आपकी इजाजत है, मैं थोड़ा सा Please, डिस्क्लेमर, चंद एक पॉइंट्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जी जी देखिए, जी जी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू दोनों को मालूम है कोई लड़ाई में जीत के लिए एरियल बोmbardment से जीत नहीं होती। एरियल बोmbardment से सिर्फ आप डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन करते हैं। लड़ाई में जीत के लिए लोग अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं, सर्बिया का उदाहरण, इधर का उदाहरण, उधर, लेकिन ऐसा उसको जीत नहीं माना जाता है जब तक ग्राउंड में आप जाके, जमीन आपके बोलते हैं ना, बुट्स ऑन ग्राउंड इसलिए कहा जाता है, जब तक आप जमीन को कब्जा नहीं करते हो, जब तक आप पूरा रिजीम चेंज करना चाहते हो, आपको हेडक्वार्टर, आपका लीडरशिप को पूरा रिप्लेस करना है, तब जाके उसको जीत माना जाता है। नंबर एक, ये जो हवाई जहाज का जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, कोई भी एक वॉर प्लान होता है, ऑफेंसिव प्लान पर्टिकुलरली, हर एक ऑफेंसिव प्लान टॉप सीक्रेट प्लान होता है। ऐसा मीडिया में जब चर्चा हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने खुलासा कर दिया, वो टॉप सीक्रेट प्लान कभी नहीं रहेगा। ठीक है ना? सो आप इसका एक स्ट्रेटेजी है, जो आपका सवाल के बीच में एक अच्छा अपने केविएट हाईलाइट किए थे। क्या कुछ दिखा रहे हैं कुछ और इंटेंशन और कुछ है, उनका इंटेंशन और कुछ हो सकता है। कोई भी ऑफेंसिव या अटैक प्लान इस तरफ दूर 1800-2200 किलोमीटर से आ रहे हैं, एरियल रिफ्यूलिंग होगा, इस किस्म का कोई खुलासा नहीं तो नहीं फिर कर। तमाशा चल रहा है क्या सुधाकर जी? ऐसे ही खड़ा कर दिया है बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास। वही पा रहा हूँ, उसका तमाशा ये है, ये पूरा दिखावा है। ये हमला, उनका स्टॉक पाइल डेंजरस लेवल डिप्लेशन हो चुका है, और उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो टाइम प्लान जो है, 1-1.5 साल तो एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए लगता है। उनका कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री आर्किटेक्चर आज के दिन में हाथ खड़ा कर दिए हैं। वो कह रहे हैं हमें 3 से 5 साल, चाहे आप कितने जोर जबरदस्ती करिए, कितने दबाव डालिए, फिर भी हमें 3 साल से कम नहीं, 3 साल से ज्यादा, 5 साल तक टाइम चाहिए। और ऊपर से हर एक इंटरसेप्टर, हर एक टॉम हॉक, हर एक आपका पेट्रियोट मिसाइल, आप वर्जीनिया क्लास सबमरीन, कुछ भी आप हथियार बनाते हैं, जब तक रेयर अर्थ एलिमेंट और स्पेशलाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं,
मैग्नेट, जो मैग्नेट प्रोसेस होता है, चंद एक मैग्नेट्स हैं हर प्लेटफॉर्म में, जब तक नहीं होंगे तब तक वो ना उड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना वो सेल कर पाएंगे। नहीं तो ये क्या चाइना सिर्फ अमेरिका ये सोचता है कि सिर्फ अमेरिका ही हमला कर सकता है और ईरान ने अपनी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ मिसाइल सिटी में सजाने के लिए रखे हुए हैं? एग्जैक्टली अगर आप सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं उसका जी जवाब बताना चाहता हूं। जी। ईरान के पास काबिलियत को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से 28 फरवरी से पहले भी खूब आर्टिकल लिखा हूं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, नेशनल लेवल में। मैं बता रहा हूं, ये आ बैल मार वाली खेल खेल लिया डोनाल्ड ट्रंप। ये यहीं पे फंस जाएंगे। वियतनाम से भी बड़ा खतरनाक लड़ाई होगा। ईरान को ये पहचाने नहीं है, ईरान का स्टडी नहीं किया है। ये मोसाद और जो सीआईए हैं, ये ब्लफ मास्टर्स हैं। इन्होंने सही खबर नहीं पहुंचा है, अगर पहुंचा है बिल्कुल ठोस। लड़ाई एक ऐसा चीज है, सिर्फ सत्य का मार्ग पर चलने के बाद मौका मिलता है। आपका असत्य या 1 या 2 नंबर का कोई बात नहीं होता है। ये कहीं न कहीं मार खाए हैं, और नहीं खाए हैं तो अच्छी तरह मार खा के जाएंगे। ये वियतनाम में तो उनको देवर किक्ड आउट फ्रॉम वियतनाम, यहाँ पे नहीं किकिंग नहीं, आउट के लिए कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समझ आन पड़ता है कि अभी वेनेजुएला के केस के बाद और कुछ और अगर एग्जांपल्स जोड़ ले तो ओवर कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप कि इस दफा ईरान पर भी कर लेंगे, कर्ब कर लेंगे और कुछ होगा नहीं। मोहम्मद अमीन से मेरा प्रश्न है, सर ये समझाइएगा कि एक बहुत थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ट्रंप और नेतन्याहू इफेक्ट क्या अब पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुका है? एक तरफ लगातार धमकी दे रहे ट्रंप, ईरान एक भी जवाब नहीं दे रहा, बल्कि हर हमले का पलटवार दे रहा है, हर हमले पर एक रिएक्शन दे रहा है। रितु जी, डे वन से आप देखिए ईरान के मामले में वो मात खा चुके हैं। कभी कहते हैं मैं शाम को कब्जा कर लूंगा, कभी कहते हैं मैं इसको मिटा दूंगा, कभी कहते हैं इसको हम खा जाएंगे, कभी कहते हैं इसको बर्बाद कर देंगे, कभी इनके आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। इनके स्टेटमेंट सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, हवाई जहाज से उतरते हैं तो कोई स्टेटमेंट होता है, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कोई और स्टेटमेंट होता है, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बोलते हैं। रितु जी, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जब खुमैनी साहब का यानी लास्ट राइट था, अंतिम संस्कार हुआ, उस समय दुनिया ने देख लिया कि 100 कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया है, यानी अपने डेलीगेशन भेजे, चाहे हमारा इंडिया भी हो, उसने सबने अपने अपने डेलीगेशन भेजे और वहां पर ताजियत कहना चाहिए जो अंत्येष्टि हुई उसमें सब शामिल थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप देखेंगी कि ये जो चीजें हैं ये बड़ी समझदारी की बात है, और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सबको दिखती नहीं है। 100 कंट्रीज का यानी 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन दिखाता है कि ट्रंप का फेल्योर है, और उस बात से आज तक लड़ाई का पीछे न हटना, यानी टेबल पे बात हो रही है। ये पहली बार भी इन्होंने यही किया कि हमला कर दिया इजराइल ने, उन्होंने मिलके। अब ये खिसिया गए हैं और ये देख रहे हैं इस बात को कि मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में क्या जवाब दूं। अभी इन्होंने बीच में टैरिफ का भी मामला छेड़ दिया है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। जो लोग रशिया से और ईरान से सपोर्ट ले रहे हैं, अरे भाई बताइए कि दुनिया आपके अंडर में तो काम नहीं कर रही है। हर दुनिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसका अपना एक संविधान है, अपनी उसकी एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है। तो किसी जगह से हर एंगल से ये फेल हो चुके हैं मिस्टर ट्रंप। इसका नतीजा ये है कि अभी आपने देखा कि ईरान को 100 कंट्री से सपोर्ट किया, ओपनली किया। अब इससे समझ चुके हैं, और उनकी जो लड़ाई है, जो हमारे कमांडर इस बात को कह रहे थे, ये स्ट्राइक तो कर सकते हैं लेकिन ग्राउंड पर वार नहीं कर सकते। पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिक टर्म्स में, हाँ अमीन सर, एक प्रश्न इसी पर, डिप्लोमेटिक टर्म्स में देखा जाए 1-to-1 रिलेशनशिप अगर हो, डिप्लोमेटिक रनिंग को लेकर के भी हो, जंगी मुआने पर अभी इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी देशों से? हॉर्मूज का कंडीशन भी ज्वाइन कर दीजिएगा सर। देखिए, स्टार्टिंग में भी फेल हो चुके थे, चाहे नाटो ले लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे जापान ले लीजिए। जब हॉर्मूज बंद किया उन्होंने, ईरान ने, उस वक्त भी कोशिश की थी इन्होंने जापान से और ऑस्ट्रेलिया से कि अपने आप वारशिप भेजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ट्रंप साहब हर एंगल से फेल हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा हमने उस पर कब्जा कर लिया है। फिर आप देखिए क्या किया ईरान ने वापस उनको किस तरह से भगाया वहां से, किस तरह से उनके शिप तोड़ दिए, जिसके लिए फिर उन्होंने वार स्टार्ट की। उन्होंने 3 शिप को तोड़ा है ईरानियन ने, जिसकी वजह से घबराए हुए हैं इस बात को लेके, और ये परेशान है कि करें क्या करें। इधर कुआ है उधर खाई है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी करना कि कहीं रिफ्यूलिंग टैंक का एयर टैंक भेज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। नहीं तो फिर ये इसके बाद ये प्रश्न करेगा कि
ये वॉर मेगा प्लान, मेगा मास्टर स्ट्रोक, इन तरीके के जो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तेजावत जी आप इस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वॉर मेगा प्लान बिग फेलियर इसे मैं कहूँ तो सही रहेगा क्या? और एक मात्र सक्सेस जो मिली है वो सिर्फ यहाँ पर खामेनेई के एलिमिनेशन को लेकर मिली है, इसके बाद एपिक फ्यूरी भी फेल हो गया था। खुद ही इसको लेकर के कई प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आई है। तेजावत से मुझे तो रितु जी ये भी लगता है कि खामनेई साहब को जो मारा है वो भी कोई सफलता नहीं थी। वो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को शुरुआत में ही बिगाड़ने का एक तरीका था। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के पॉलिसी मेकर्स को ये लगा कि जैसे वेनेजुएला और एक के बाद वो एक सक्सेस ले रहे थे गाजा में, जिस तरीके से वो सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध के ये कर लिया, और जो ईरान पे जो सीमित लड़ाई में उन्होंने जो बम्बार्डमेंट किया था शुरुआत में, और जिस तरीके से रशिया और चाइना दोनों में से कोई नहीं बोला, तो उन्हें लगा कि ईरान में खामनेई साहब को मारेंगे, उसके बाद में हम पूरा उसको लीडरशिप को दबा देंगे, ईरान में हालात खराब हो जाएंगे, और फिर हम एक तरीके से उनके साथ एक ऐसा समझौता करने की स्थिति में आ जाएंगे जहां की यह होगा कि वह एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे। पर प्रेसिडेंट ट्रंप को यह जो अंदाज नहीं था कि ये चीजें जब बिगड़ने लगेगी तो कितना ज्यादा बिगड़ सकती है। और खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो था कि ईरान इस तरीके से पक्का कब्जा कर लेगा। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद आज हकीकत यह है कि यूनाइटेड स्टेट हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे न तो वो कब्जा कर सकता है, न ईरान का वहां पे दखल वो कर सकता है। और अगर व्हाट अबाउट द मिलिट्री स्टेशंस, अमेरिकी मिलिट्री स्टेशंस? जी हाँ, वो बहुत भयानक तबाही उन्होंने की है। जो खासकर वहां पे जो मिडल ईस्ट में जितने भी जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं वहां पे उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका को वहां पे प्लेटफॉर्म भी दे रहा है तो वो भी हमारा दुश्मन है। और मुझे तो लगता नहीं कि यूएई, कुवैत या जितने भी छोटे छोटे ये देश हैं उनका किसी भी तरीके से इतनी ताकत है कि वो ईरान का मुकाबला कर सकें। तो उसके पीछे असली ताकत दरअसल यूनाइटेड स्टेट ही है। और अभी ईरान ने मुझे लगता है कि आज मॉर्निंग का ही बयान था कि अगर अमेरिका यहाँ पे सोल्जर्स भेजती है हमारे जमीन पर तो हम कुवैत में घुस जाएंगे। तो अमेरिका के लिए कहीं से भी बचने का तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अगर मान लो ईरानियन सोल्जर्स कुवैत वगैरह में अगर चले जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका की और जबरदस्त किरकिरी होने वाली है। तो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के पास कोई भी प्लान नहीं है और अब वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। न ये इसको जा सकते हैं यहाँ से और ना यहाँ पे रुकने में फायदा है। नहीं, रिफ्यूलिंग विमान तो भेज दिए हैं। कुल मिलाकर लबोलो आप देखें तो ये अभी की स्थिति है। असलम सर, मैं आ रही हूँ, उसके बाद आपसे एक रिएक्शन चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बुनियादी सवाल यूँ कि देवनाथ सर आपके मिलिट्री एस्पेक्ट को लेकर जानना चाहती हूँ। सर, ये विमानों के बारे में जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, जिनकी रिफ्यूलिंग को लेकर जिक्र हो रहा है, ये कितने घातक हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ गेम चल रहा है? हाँ, देखिए, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। ये अपने फ्यूजलाज के अंदर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, रबराइज्ड टैंक्स होते हैं, जिसके अंदर ये एक साथ एक बार में 16,000 लीटर, 20,000 लीटर, 24,000 लीटर एविएशन टरबाइन फ्यूल लेके चलते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।